फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो पहले जानते हैं कि एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन तंत्र जो होते हैं वो कैटाबॉलिज्म होते हैं। कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ने की क्रिया को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जोड़ने की क्रिया को एनाबॉलिज्म कहते हैं, और तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्रिया जहां होती है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, हम लोग जो सांस लेते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं वो सांस लेते हैं तो मुंह से लेते हैं या नाक से लेते हैं। तो देखिए, हम लोग ना मुंह से सांस लेते हैं ना नाक से सांस लेते हैं। हम लोग कहां से लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो मुंह और जो नाक है वो एक श्वसन मार्ग है। वो सांस हम लेते कहां से हैं, फेफड़ा से लेते हैं। तो वैसे ही जीव कुछ कुछ हैं जो सांस कहां कहां से लेते हैं। तो चलिए पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखेंगे कि प्रमुख श्वसन अंग, जैसे जलीय जीव की अगर बात करें, जो जल में जीव होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो गिल्स से लेते हैं। कहां से लेते हैं, गिल्स से लेते हैं। गिल्स यानी उसको गल्फर भी कहते हैं या कोलोम भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम कीट की बात करें तो वो श्वास नली यानी ट्रैकिया से लेते हैं। और मेढक जो होते हैं, मेढक 3 तरीके से सांस लेते हैं, 3 तरीके से। जब मेढक छोटा होता है, जब छोटा छोटा बच्चा होता है मेढक का, तो वो जो होते हैं उसे टेडपोल कहते हैं। वो गिल्स से सांस लेते हैं। देखते होंगे पानी में रहता है वो, टेडपोल उसे कहा जाता है। मेढक के बच्चे को कहा जाता है। तो वो किससे सांस लेते हैं, वो गिल्स से लेते हैं। और जब मेढक जमीन के अंदर रहता है, ठीक है, जमीन के अंदर जब रहता है वो, तब वो स्किन से लेता है, त्वचा से लेता है। और जब जमीन के ऊपर होता है तब वो फेफड़ा यानी लंग्स से लेता है। ठीक है। और जहां तक हम लोग लेते हैं, स्तनधारी की बात करें तो फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग ब्रीथिंग, श्वास क्या होता है। ब्रीथिंग क्या कहते हैं, देखिए, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। जब हमने सांस लिया और जब हमने सांस छोड़ा उसे क्या कहते हैं, श्वास या ब्रीथिंग कहा जाता है। ठीक है। ये एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है निश्वसन, जब हम अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं निश्वसन, और जब बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं निश्वसन। ठीक है। कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, निश्वसन और निश्वसन। तो जब हमने अंदर लिया तो इंग्लिश में इसे कहते हैं इंस्पायरेशन, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है। तो देखिए, कितनी गैसें हम लेते हैं, जितने वायुमंडल में गैस है, एटमॉस्फेयर में है, वही हम लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं और नाइट्रोजन 78% को हम छोड़ देते हैं। जितना हमने नाइट्रोजन गैस लिया है उतना हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% को छोड़ देते हैं। देखिए, ऑक्सीजन हम 21% हम जैसे सांस लिए, तो जब सांस लिए तो इसमें आपका क्या गया, नाइट्रोजन भी गया, नाइट्रोजन गया, ऑक्सीजन गया। तो नाइट्रोजन 78% जो हमने सांस लिया है वो 78% हम सांस छोड़ते वक्त उसको निकाल देते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% लेते हैं और 17% हम छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो 0.03% लेते हैं और 4.6% उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम कैसे कैसे सांस लेते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम लोग किस तरीके से सांस लेते हैं, कौन कौन से पार्ट में। तो चलिए अब जानते हैं कि ये श्वसन मार्ग क्या होता है, मानव का श्वसन मार्ग क्या है। तो जैसे जैसे हम सांस लेते हैं और जैसे जैसे सांस जो है हमारा ट्रेवल करता है उसे ही श्वसन मार्ग कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें आहार नाल बताया था। तो जैसे जैसे खाना ट्रेवल कर रहा था तो उसको हमने क्या नाम दे दिया था, आहार नाल। तो ऐसे ही जैसे जैसे श्वसन मतलब जब हम सांस लेंगे तो जैसे ट्रेवल करेगा उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। तो श्वसन मार्ग में सबसे पहले आता है नासा छिद्र, जिसे कहते हैं नोज कैविटी। तो अगर देखेंगे तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। तो जो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण, उसे वो चिपका लेता है। ठीक है। उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा नासिका कपाट। देखिए, नाक के ऊपर जस्ट क्या है, नासिका कपाट है। इसमें देखेंगे कि हमेशा ये चिपचिपा होता है म्यूकस के कारण यहाँ पे चिपचिपा होता है। और जो भी छोटे छोटे कण जो ठीक से नहीं चिपक पाते हैं तो वो म्यूकस में जाके चिपक जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ग्रसनी होता है जिसे फेरिंग्स कहते हैं। देखिए, एसोफेगस जिसको ग्रास नली कहते थे वो अलग था, जिसमें खाना जाता था। ये ग्रसनी है, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स है। ग्रसनी के बाद कहा जाता है स्वर तंत्र मतलब लैरिंग्स में जाता है। देखिए,
लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आप अपने शरीर पे कहीं भी धीरे धीरे मारिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बोलते रहिएगा, कोई आवाज में चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ मारिएगा तो आपका आवाज क्या होगा, चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स भी कहा जाता है, ठीक है, स्वर तंत्र भी कहते हैं। उसके बाद कहा जाता है श्वास नली में जाता है, ट्रैकिया में जाता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ट्रैकिया है, तो ये ट्रैकिया में सांस गया, और ट्रैकिया में सांस जाने के बाद देखे होंगे यहाँ पे कार्टिलेज क्या होता है कि हड्डी की तरह ही होता है, लेकिन कमजोर हड्डी होता है, उसे ही कार्टिलेज कहते हैं। देखते होंगे जब मुर्गी का कोई ऊपरी भाग जब आप खाते हैं तो वो बहुत ही मुलायम होता है, इसे ही कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो सी आकार की आप देख रहे हैं हड्डी, इसे कार्टिलेज का बना होता है, जिससे ये पाइप को चिपकने नहीं देता, ऐसे पकड़ के ये रखता है सी आकार की तरह, ठीक है। तो ये आपका ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया में सांस गया, और ट्रैकिया में जाने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अगर देखेंगे जब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है तो एक दोनों पार्ट को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ये दोनों पार्ट, ये वाला क्या कहलाता है, ब्रोंकाई कहलाता है। उसके बाद ब्रोंक्यूलिस कहलाता है। ये जो छोटे छोटे पार्ट में बट गया है इसे ब्रोंक्यूलिस कहते हैं। और इसके बाद आता है तो इसे कहते हैं वायु कोष्टक या एल्वेली कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो आपका गोला गोला दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वायु कोष्टक या एल्वेली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो वायु कोष्टक के बाद जो है रुधिर मतलब ब्लड, देखिए यहीं पे ब्लड होता है, वायु कोष्टक में क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, जब हम सांस लेते हैं तो जब हमने सांस लिया तो वहां हीमोग्लोबिन जो उपस्थित होता है वो ऑक्सीजन को लेकर के पूरे पार्ट में वो क्या करता है पूरे कोशिका, क्योंकि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, तो हर सभी कोशिकाओं को क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन पहुंचा देता है तो ऑक्सीजन लेकर के हमारे अंदर जो सेल के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया वो क्या करता है, क्रेब्स साइकिल चलाता है, क्रेब्स चक्र चलाता है, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो क्रेब्स चक्र जब चलाता है तो उस पे ऑक्सीजन उसे चाहिए, तो ऑक्सीजन ले लेता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर इसको दे देता है, फिर वो बाहर कर देता है। तो जब हमने सांस लिया, जब छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे चला जाता, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यही इसका काम है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, यही इसका काम है। पहले कहाँ गया, नासा छिद्र में गया, फिर नासिका कपाट में गया, फिर ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, और उसके बाद वायु कोष्ठ, फिर जाता है वायु कोष्ठक के बाद कहाँ जाता है, वायु एल्वेली में ब्लड होता है, फिर ब्लड लेकर के पूरा वो उसको फैला देता है। लेकिन एक यहाँ पे क्या है कि ब्लड का काम क्या है, मतलब हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि वायु को, मतलब जो ऑक्सीजन आया है उसे लेकर के पूरे पार्ट में फैलाना, मतलब दे देना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब लोग कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ लेता है, मतलब जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के पास रहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, तो देखते होंगे लकड़ी जब हम जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है, कोई स्मोकिंग करता है उससे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी लिए, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ लिए, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब लिए तो ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ के सबको बांट देता है, तो जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो कहेंगे अच्छा मित्र, अगर ऑक्सीजन आएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ करके पूरे चारों तरफ बांट देता है, ठीक है, जिससे लोग क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बात समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो ऐसे ही एक आता है, यहाँ पे देखेंगे डायफ्राम आता है, डायफ्राम इसे कहते हैं, फेफड़ा के जस्ट नीचे होता है डायफ्राम। ये हमारे सांस लेने में 75% मदद करता है। देखिए जब हमने सांस लिया अंदर तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब छोड़ते हैं तो ये ऊपर नीचे से उसको क्या करता है, धक्का देता है, और ताकि हम उसको सांस को बाहर निकाल पाए, ठीक है। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका डायफ्राम कभी कभी टूट जाने के कारण वो मर जाता है। देखिए वो सांस ही नहीं ले पाएगा, जब डायफ्राम टूट गया तो सांस ले ही नहीं पाएगा, वो मर जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि एक्सीडेंट होता है, या मान लीजिए छत से कूद गया और वो मर जाता है, उससे कुछ चोट नहीं आती है फिर भी वो मर जाता है, उसका डायफ्राम टूट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डायफ्राम क्या करता है, 75% क्या करता है, मदद करता है हमें सांस छोड़ने में, सांस लेने में कोई दिक्कत। लेकिन जब गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिनके पेट में बच्चा होता है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि वो डायफ्राम से सांस नहीं ले पाती है, डायफ्राम उसमें कोई मदद ही नहीं कर पाता है, तो वो रिब्स मतलब पसली से सांस लेती है, ठीक है।
तो गर्भवती महिलाएं किससे सांस लेती है? पसली से सांस लेती है। डायफ्राम इसका काम नहीं कर पाता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, नीचे बच्चा होगा, तो फिर वो नीचे जा नहीं पाएगा, और ये तब कौन काम करता है? रिब्स मतलब पसली करता है। पसली कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है, मतलब 24 होते हैं। ठीक है, वो सब आगे बात करेंगे। तो आपने यहां तक समझा कि कैसे कैसे सांस लिया जाता है, कैसे कैसे काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि हिचकी कैसे आता है। ठीक है, हिचकी आने का क्या कारण है? कभी कभी देखते होंगे खाना खाते हैं और अचानक से हिचकी आ जाता है, लोग खाने को बाहर फेंक देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए इससे आगे और जानते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक फेफड़ा है, जिसे हम फुसफुस या पल्मोनरी भी कहते हैं, या इसे आप लंग्स भी कह सकते हैं। लंग्स मतलब फेफड़ा और पल्मोनरी मतलब फुसफुस, तो इसे इसका ये नाम दिया गया है। अगर देखेंगे तो इसके बाहर पतली झिल्ली होती है एक, जिसे पल्मोनरी प्लूरा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। तो फेफड़ा के चारों तरफ होते हैं झिल्ली, उसे कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमें हिचकी क्यों आता है, लोग जब खाना खाते हैं तो नाक से बाहर क्यों आ जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो ये पाइप आया हुआ है, ये वाला, इसे कहते हैं ग्रसनी। जिसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रसनी है, और उस ग्रसनी जो है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ग्रसनी कितने पार्ट में डिवाइड है? यहाँ पे 2 पार्ट में। अगर इस पार्ट में जाएगा तो ट्रैकिया है, मतलब इसमें क्या जाएगा? सांस जाएगा, मतलब इसमें क्या जाएगा? सांस जाएगा। और ये जो है, ये ग्रास नली है, ये ट्रैकिया है, मतलब इसमें सांस जा सकता है। ट्रैकिया में क्या जाता है? सांस ही तो जाता है। अगर आप देखेंगे ग्रास नली है, जिसमें क्या जाएगा? खाना जाएगा। तो जब हम खाना खाते हैं तो मार्ग तो एक ही है, खाना जब खाते हैं तो मार्ग एक ही है, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो गया? बट गया है। एक किधर चला गया है? ट्रैकिया की तरफ, और एक किधर चला गया है? ग्रास नली, मतलब जिसमें खाना जाता है। ठीक है, तो इसे कंट्रोल कौन करता है? अगर देखेंगे तो इसमें एक लगा होता है एपिग्लोटिस, तो ये इधर उधर करता रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है? श्वास नली पे जाके चिपक जाता है। जब हमने खाना खाया तो ग्रास नली में जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए, तो ये क्या करता है? इसमें चिपक जाता है, और खाना इस तरीके से होते हुए इसमें चला आता है। ठीक है, जब हम पानी पीते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है, ये कहाँ चिपकेगा? ट्रैकिया की तरफ। सांस में थोड़ी ना पानी जाएगा, सांस में तो सिर्फ वायु जाएगा। तो ये क्या करता है? ये इधर चिपक जाता है, और ये क्या करता है? इसमें पानी चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये काम करता है। तो इसे कंट्रोल करता कौन है? ये जो एपिग्लोटिस है, ये इधर से उधर करता है। जब सांस लेना है, अभी हम सांस ले रहे हैं, तो ये जो सांस हम ले रहे हैं तो किधर जाएगा? किसको पता है? ये एपिग्लोटिस किस में चिपक जाएगा? खाने वाले पाइप में चिपक जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये सांस ट्रैकिया में चला जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करने के लिए इसका हमारा जो ब्रेन है, इसे कंट्रोल करता है। ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो इसे कंट्रोल करता है। ये ब्रेन के चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो ब्रेन का एक पार्ट है, ये क्या करता है कि इसे कंट्रोल करता है कि इधर इसको किधर चिपकना है, किधर जाना है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते वक्त कहीं और ध्यान चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि खाना खाते वक्त किसी को याद करने में चला जाता है, तो ये जो एपिग्लोटिस है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता। जैसे कि इसको चिपकना चाहिए, अब खाना खाएं तो चिपकना चाहिए कहाँ? श्वास नली, मतलब इधर ट्रैकिया तरफ, लेकिन ये चिपक जाएगा सांस मतलब खाने की तरफ ही। कभी कभी जब हमारा माइंड नहीं रहता है, कहीं हम खोए रहते हैं किसी के याद में, तो हमारा जो एपिग्लोटिस है ये ठीक से काम नहीं कर पाता है, और वो चिपकना चाहिए इसको श्वास नली की तरफ, लेकिन चिपक जाता है। भोजन खा रहे हैं तो भोजन की तरफ ही चिपक जाता है, तो खाना किधर चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। तो जब श्वास नली में जाता है तो ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा, जैसे कि ये फेफड़ा है, तो जब ये श्वास नली में गया तो फेफड़ा में जब वो आने लगता है तो फिर फेफड़ा उसे ऊपर की तरफ धक्का देता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हवा चाहिए, लेकिन जा रहा था खाना, या मान लीजिए पानी ही पी लिए लेकिन उसमें चला गया, तो वो क्या करता है? ऊपर धक्का देकर उसे ऊपर भेज देता है, और फिर हम लोग कभी नाक से या कभी मुंह से फिर बाहर निकल आता है। इसके कारण ऐसा होता है। हिचकी आने का यही कारण है कि जब हम खाना खाते वक्त ध्यान हमें खाने पर ना होकर कहीं दूसरी जगह होता है, तो फिर ठीक ढंग से वो खाना इस पाइप में नहीं जा पाता है, ग्रास नली में, जिसके कारण फिर वो फेफड़ा उसको ऊपर की तरफ धक्का दे देता है, क्योंकि उसमें सिर्फ सांस चाहिए था लेकिन उसमें चला गया भोजन, तो जिसके कारण फिर उसे हमें हिचकी आने लगती है। जब तक पूरा खाना बाहर थोड़ा थोड़ा भी रहेगा फिर भी आपको हिचकी आता रहेगा। पूरा जब तक बाहर न चला जाए तब तक आपको थोड़ा थोड़ा हिचकी आता ही रहेगा। तो यही आने का यही रीजन है, बाकी और कुछ नहीं है, कोई किसी को याद
नहीं करता है, खुद हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर ऐसे ही आपका पार्ट है जो आप यहां तक समझ लिए हैं। तो इससे आगे कुछ और चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आगे क्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए और कुछ जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं, जैसे कि हमने सांस लिया, तो एक बार में हमने जितना सांस लिया उसे ही टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो एक बार में हम 500 ml ही सांस लेते हैं, मतलब 500 मिलीलीटर सांस लेते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। इसका होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एक बार में ली गई अधिकतम वायु, एक बार में जितना हम सांस लेते हैं, जैसे कि पूरा हम एकदम पूरा सांस लिए एकदम, तो ये पूरा जो सांस लेते हैं, अधिकतम वायु जो लेते हैं, सांस लेते हैं, उसका कितना है 600 ml सांस लेते हैं हम। ठीक है, 600 मिलीलीटर यानी 6 लीटर सांस हम एक बार पूरा अधिकतम लेते हैं। ठीक है, अगर हम पूरा अधिकतम जोर से ले ऐसे करके, तो हमने कितना ले लिया 6 लीटर ले लिया। ठीक है, अधिकतम लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं कोशिकीय श्वसन। देखिए हमने अपने बारे में तो पढ़ लिया कि कैसे कैसे सांस लेते हैं, कैसे कैसे मार्ग से गुजरता है सांस, वायु कैसे कैसे गुजरता है, समझ में आ गया। अब कोशिका के अंदर कैसे कैसे श्वसन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि एल्वेली मतलब वायु कोष्ठक जो था, एल्वेली में जब ये वायु आता है तो वहां पे ब्लड होता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, सभी को लेकर के, जितने भी वायु हैं, जितने भी एयर हैं, मतलब कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लेकर के पूरे सेल में जितने भी कोशिका हैं सभी को दे देता है। तो जब पूरी कोशिका को ये देता है तो कोशिका में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है, सपोज ये एक क्या है, ये सेल है। ठीक है, ये आपका कोशिका है। और कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, मतलब पूरा लिक्विड भरा होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो देखिए कोशिकीय श्वसन जो होते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक देखिए, एक कोशिका द्रव में होता है, एक कोशिका द्रव में होता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो कोशिका द्रव ये वाला, तो कोशिका द्रव में जो होता है ना, उसमें अनऑक्सी श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अनऑक्सी श्वसन होता है, इसमें कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो इसके फलस्वरूप ये 4 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये 4 एटीपी का निर्माण करता है, जिसमें 2 ग्लूकोज को तोड़ने में ये खत्म कर देता है। फिर से समझते हैं, कोशिका द्रव जो होता है उसमें अनऑक्सी श्वसन होता है, उसमें कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके फलस्वरूप ये 4 एटीपी का निर्माण करता है, और जिसमें 2 का वो ग्लूकोज को तोड़ने में खत्म कर देता है। तो उसके पास 2 शेष बच जाते हैं। नहीं, जब तो तोड़ दिए, मतलब 2 जब खत्म हो गया तो 2 कितने शेष बचा। इसके बाद देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आपको तो हमने पहले ही बता दिया था कि जब हमारा हीमोग्लोबिन लेके आता है तो किसको देता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है सभी को। ले माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र मतलब क्रेब्स साइकिल चलाता है ये। तो जब इसके अंदर ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन के कारण ये 36 एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, 36 एटीपी का ये निर्माण करता है, और 2 एटीपी इसका शेष बचा हुआ है। तो 2 इसमें आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 38। अरे 32 में अगर आप 2 को ऐड करिएगा तो क्या आएगा, 38 ही ना आएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 38 एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज बनाता है ये। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, एक जो वयस्क मनुष्य होते हैं वो 1 मिनट में 14 से 20-18 बार वो सांस लेते हैं। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। आप देखेंगे तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे सांस लेते हैं, लेकिन बच्चे में क्या होता है, कितना बड़ा फेफड़ा ही रहता है उसका, तो स्पीड में वो लोग सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखते होंगे कि जब किसी को
मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया जाता है। जैसे कोरोना में देखे होंगे तो कोरोना में सबसे डैमेज जो करता है ये आपका एल्वेली ही कर देता है। ये जो सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होता है, लेने ही नहीं देता है, तो उसको सांस लेने में जब प्रॉब्लम आती है तो उसे वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो वेंटिलेटर पे जब रखते हैं तो इस ऑक्सीजन में आपका हीलियम गैस मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हल्का थोड़ा सा हो जाता है, तब सांस उसे आराम से ले पाता है वो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।